नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका सा यूपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया होगा और आज मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए रहेगा कॉन्सेप्ट, और उसे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाने वाला भी हूँ। तो आप पूरी तरह तैयार हो जाइए, और पुराना कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज होना चाहिए तो चीज़ें और आपको कनेक्ट हो पाएंगी, आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे कि भारत में किस तरीके से योजना बनाई गई, किस तरीके से योजना के आधार पर सारा काम हुआ। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। तो इसको मैं पहले आपको एक छोटे उदाहरण से चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। दरअसल क्या होता है कि आप जब छोटे उदाहरण से एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपको पूरी की पूरी पूरे देश के लिए उसी चीज़ को, जब आप एक छोटे गांव के स्तर पर उस चीज़ को समझ लेंगे तो आप पूरे देश के लिए समझने में वो बहुत आसानी होगी। तो इसलिए मैं छोटे एग्जाम्पल से पहले आपको समझाऊंगा और फिर धीरे धीरे इसको मैं बड़ा करके इसमें सारी ही चीज़ों को ऐड करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए एक गांव है, एक गांव है, गांव में 10 परिवार हैं, गांव के अंदर हैं 10 परिवार। इस चीज को आप समझने का प्रयास करिए। अब इस 10 परिवार का स्ट्रक्चर क्या है, परिवार में क्या है। एक परिवार में है, परिवार को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि परिवार में एक है, बच्चे हैं, फिर बच्चों के मम्मी पापा, मान लीजिए परिवार है, परिवार के में बच्चों के मम्मी पापा, फिर उनके चाचा चाची, फिर उनके बड़े मम्मी पापा या ताऊ जी वगैरह। ये आप इस चीज़ को समझिए, थोड़ा उधर ज़्यादा चला गया है तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ बड़े मम्मी पापा। ठीक है, इस तरीके से परिवार है। परिवार में विकास हमको करना है, बच्चों का ग्रोथ करना है। ये सब लोग हैं जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और इनके ऊपर एक है दादा दादी। तो 3 स्तर पर एक तरीके से आप समझिए 3 फैमिली के 3 जनरेशन के लोग हैं एक साथ। दादा दादी हैं, माता पिता हैं, चाचा चाची, बड़े मम्मी पापा, और इसके साथ उनके बच्चे, ये एक पूरा परिवार है। और ऐसे 10 परिवार मिलाकर के एक पूरा गांव है। और उस गांव के विकास के बारे में हम सोच रहे हैं। विकास से अर्थ है कि सीधी सी बात है, बच्चों का विकास होगा तो गांव का विकास होगा, यानी आने वाली पीढ़ियों के विकास के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जब भी विकास की बात होती है तो भविष्य में ही विकास की बात होती है। तो भविष्य अगर हमारा विकसित हो रहा है तो विकास हो रहा है, ये बात होती है, कॉन्सेप्ट होता है। तो इस चीज़ को मैं समझाने के लिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब इस गांव के लोगों ने ये सोचा कि हमारे गांव का विकास कैसे हो। तो विकास कैसे होगा, विकास के लिए उन लोगों ने कहा कि हम पैसा इकट्ठा करेंगे, सब लोग अपना पैसा बचाएंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएंगे, इकट्ठा करेंगे और उस पैसे को किसी विकास के कार्य में लगाएंगे, उससे पूरे गांव का विकास होगा। तो बहुत अच्छी सोच है, इससे वाकई में गांव का विकास हो सकता है। तो इसके लिए इन सभी परिवार के लोगों ने मिलकर
एक गांव का मुखिया चुना। इन लोगों ने चुना गांव का मुखिया। गांव के सभी लोगों ने मिलकर के गांव का एक मुखिया चुन लिया भाई। मुखिया चुना कि मुखिया बताएगा कि भाई पैसा कहाँ पर लगाना है, किस तरीके से। तो मुखिया की एक छोटी सी, मुखिया सारा काम अकेले तो करेगा नहीं, तो मुखिया के साथ कुछ और भी सदस्यों को चुन लिया इन लोगों ने। मुखिया के साथ कुछ और भी सदस्यों को चुन लिया। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि मुखिया की एक काउंसिल, एक परिषद बनाई, मुखिया की परिषद। इन लोगों ने ही चुन लिया और इसका एक मुखिया है। ठीक है, इस चीज को आप समझिए, बहुत ही ध्यान से इस चीज को समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तो मुखिया के परिषद में, मुखिया में ऐसे लोग हैं जो विश्वास पात्र लोग हैं, जिन पर लोगों को भरोसा है, जो अच्छे लोग हैं, भले बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हैं, लेकिन अच्छे लोग हैं जिनके हाथ में हम अपना पैसा विश्वास के साथ दे सकते हैं। गांव का एक ईमानदार व्यक्ति है और मजबूत आदमी है, तो उसे हमने मुखिया और मुखिया के परिषद के रूप में चुन लिया। मान लीजिए कि परिषद में हर परिवार से एक एक आदमी आ गया, या फिर कुछ लोग आ गए, तो या मान लीजिए कि 2 परिवार से एक आदमी आ गया या 3 परिवार से एक आदमी आ गया, तो इस तरीके से मान लेते हैं कि 4 लोग मुखिया की परिषद में हो गए, एक मुखिया हो गया, और सारा पैसा इकट्ठा होकर के अब जमा हो जाएगा और उसके हिसाब से विकास का कार्य किया जाएगा। इतनी बात आप समझ गए कि एक गांव है, गांव में 10 परिवार हैं, परिवार का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है किस तरीके से है। 10 परिवार के लोगों ने सोचा कि गांव में विकास करना है। विकास के लिए उन्होंने कहा कि हम पैसा जमा करेंगे। पैसा जमा किया। अब पैसा एक जिम्मेदार आदमी के पास जमा होना चाहिए, जिम्मेदार आदमी के साथ 4-5 लोग होने चाहिए जो उसकी रखवाली करें, जिस पर हम विश्वास कर सकें। तो वो पैसा उन सभी लोगों के थ्रू मुखिया की एक परिषद बनी 4 लोगों की, और एक मुखिया हो गया। ये 5 लोग मिलजुल करके ग्राम पंचायत टाइप का उन्होंने अपना बना लिया। ये मान लीजिए कि 5 लोग पंचायत हैं। ये 5 लोग मिलजुल करके पंचायत बना दी है अपनी, कि ये 5 लोग पंचायत के सदस्य हैं, इनके पास पैसा रहेगा और ये विकास का कार्य करेंगे। ठीक, अब विकास का कार्य करने के लिए इस पंचायत ने क्या सोचा कि हम चलिए, पंचायत के 2 सदस्यों ने कहा कि चलिए हम जो है ऐसा करते हैं कि हम एक स्कूल बनाएंगे जिससे हमारे यहाँ गांव के बच्चे पढ़ सकें, और पढ़ेंगे तो इनका जो है विकास होगा। पढ़ेंगे, नई नई नॉलेज आएगी, समझदार बनेंगे तो इनका विकास होगा। तो स्कूल बनाने की बात कही गई पंचायत के द्वारा। ये प्रस्ताव रखा गया कि स्कूल बनाएंगे, और लगभग मान लीजिए कि 10 लाख रुपए तक इन लोगों ने इकट्ठा भी कर लिया 1-1.5 साल के टाइम में, कि अब इनके पास इतना पैसा था, 10 लाख रुपए थे, तो ये आराम से एक स्कूल बना भी सकते थे। इनके पास सारी फैसिलिटी है। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई हम तो क्या करेंगे, एक स्कूल बनाएंगे। 2 सदस्यों ने कहा, लेकिन बाकी 2 सदस्य इसके विरोध में चले गए। उन्होंने कहा कि देखिए, स्कूल बनाएंगे तो आपकी बात ठीक है, बच्चों का विकास होगा, लेकिन अगर हम इतना पैसा साल भर में इकट्ठा हुआ है उसको स्कूल बनाने में लगाने के बजाय हम एक यहाँ पर अच्छी रोड बना दें और सिंचाई व्यवस्था डेवलप कर दें। गांव में रोड बना दें और सिंचाई व्यवस्था डेवलप कर दें, तो ये काम भी 10 लाख में हो जाएगा। तो अगर ये काम कर दें तो हमारे देश की पैदावार बढ़ जाएगी,
हमारे देश से मतलब हमारे गांव की पैदावार बढ़ जाएगी। पैदावार बढ़ेगी तो हर परिवार की आमदनी बढ़ जाएगी। आमदनी बढ़ जाएगी तो बच्चों को हम जो पास के गांव में कॉन्वेंट स्कूल है उसमें भी पढ़ने के लिए भेज सकते हैं, और उसमें पढ़ने के लिए बच्चों को भेज देंगे हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि रोड रहेगी आराम से और पैदावार बढ़ जाएगी। उससे हर एक गांव, हर एक अपने परिवार का विकास होगा, हर एक परिवार के पास पैसा आएगा और हम आगे के विकास की योजना के लिए और ज़्यादा पैसा जमा कर पाएंगे। लेकिन स्कूल अगर खोलेंगे तो बच्चों का विकास भले होगा, लेकिन फिर हमारे पास पैसा उतना नहीं जमा हो पाएगा। पैसा जमा करने में फिर दिक्कत होगी, जैसे पिछले साल दिक्कत हुई थी। तो ये सारी बातें इन लोगों ने सोचना शुरू किया कि दोनों में क्या किया जाए। अब ये हो गया मतभेद, अब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अब जो 5 परिवार मान लीजिए जो स्कूल बनाने के पक्ष में थे, उन्होंने कह दिया कि देखिए भाई, स्कूल या तो बनेगा या तो आप हमारा पैसा हमें वापस कर दीजिए। दूसरे 5 परिवारों ने कहा कि रोड और इरिगेशन सिस्टम या तो बनेगा या तो आप हमारा पैसा वापस कर दीजिए। ये चीज सभी परिवारों ने जाके सीधा मुखिया के सामने कह दी। मुखिया भी परेशान। मुखिया सोचने लगा इस तरीके से तो यार विकास का कोई काम ही नहीं हो पाएगा, किसकी हम बात मान ले। 50% पार्टी एक तरफ हो गई, 50% पार्टी दूसरे तरफ हो गई, हम किसकी बात मान लें। ये तो समस्या खड़ी हो गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसका एक सॉल्यूशन मैं करता हूं। हम ऐसा एक आयोग बना देते हैं, हम आयोग बना देते हैं। उन्होंने कहा लाओ एक आयोग बनाते हैं, नया एक आयोग बनेगा। अब तो आयोग बनेगा, योजना बनाने के लिए एक आयोग बना दिया इन्होंने। अब इस आयोग में कौन रहेगा? इस आयोग का प्रमुख तो मुखिया ही रहेगा, मुखिया ही मुख्य रहेगा इसमें भी। लेकिन मुखिया के अलावा इसमें और भी लोग रहेंगे जिनकी बातों पर सब लोग सहमत हो पाए। तो मुखिया के साथ पहले तो इन्होंने मुखिया के परिषद के भी 2 लोगों को जोड़ दिया, दोनों दलों के एक लोगों को मुखिया के परिषद से भी जोड़ दिया। मुखिया के परिषद का एक आदमी, मुखिया पार्षद मान लीजिए 2 इन्होंने इसमें भी डाल दिए। ठीक है, ये ऐसे ही आयोग बन गया। कहीं लिखा पढ़ी में कुछ नहीं है, या लिखा पढ़ी में बस एक लाइन लिख दिया गया कि चलिए जब कोई समस्या फंसेगी तो निपटारा करने के लिए एक हमारे पास साइड बिजनेस टाइप का बना दिया इन्होंने भाई। तो आयोग में कह दिया मुखिया हेड हो गया, मुखिया के 2 पार्षद हो गए, इसके साथ साथ समझदार लोग, कुछ कोई भी समझदार जिसको आप मानते हैं, तो एक अध्यापक को ऐड कर दिया, एक डॉक्टर को ऐड कर दिया, एक इंजीनियर को ऐड कर दिया, एक मान लीजिए और भी विद्वान व्यक्ति कोई था उसे ऐड कर दिया। जो भी विद्वान लोग थे उनको इन्होंने ऐड कर दिया इसमें, कि वो क्या करेंगे, हमारे लिए सही चीज़ बताएंगे, क्या है सही चीज़। ठीक है, इस बात को आप समझने की पूरी कोशिश कीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर खिसकाएंगे, उसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस हम करेंगे। तो लीजिए स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर खिसकाते हैं पहले। तो आयोग में आपने देखा कि इस तरीके से लोगों को 3-4 लोगों को उसमें ऐड कर दिया गया, जिसकी बात मानने के लिए पूरा जो है सोसाइटी, पूरा गांव तैयार हो जाएगा। ये कह दिया गया कि अब ये जो बात बताएंगे उस पर कोई परिवार मतभेद नहीं करेगा,
और इनकी बात को चुपचाप मान लिया जाएगा, तभी विकास का कार्यक्रम हो पाएगा। अगर आप सबकी बात सुन लेंगे तो कैसे डेवलपमेंट हो पाएगा। तो जो पैसा इकट्ठा हुआ उससे डेवलपमेंट करने के लिए अब ये बात हो गई कि ये लोग जो बातें बताएंगे वो काम किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि इन्होंने क्या बताया, स्कूल बनेगा या रोड बनेगा। ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, क्योंकि आपको मैंने एक बना दिया विद्वान, आपको मैंने इकोनॉमिक्स बताया, आप हो गए अर्थशास्त्री। अब आप ये डिसाइड कीजिए कि क्या चीज बनना ज्यादा वहां पर लाभदायक होगा। कई सारे फैक्टर्स हैं कि स्कूल बना, हमारे यहाँ स्कूल बना दिया गया, स्कूल बनाया जाएगा, स्कूल को हम ऐसा डेवलप करेंगे, अच्छे अच्छे टीचर्स लाएंगे कि बाहर के भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आए, हमारा इनकम बढ़ेगा, एक नॉलेज हब बन जाएगा हमारा गांव। लोग जानेंगे कि सबसे अच्छा स्कूल फला गांव में है, उससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। एक ये भी मेथड हो सकता है। हो सकता है कि सड़क बनाया जाए, पानी बरसे, सड़क को फिर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ने लगे। हो सकता है सड़क बनाने से पोल्यूशन भी बढ़े, बीमारियां भी बढ़ें। लेकिन ये भी बात हो जाएगी कि सड़क बनेगी तो कोई बीमार होगा तो फट से उसको शहर के अस्पताल में भी ले जा सकते हैं। सड़क बनने से इंफ्रास्ट्रक्चर एक डेवलप हो जाएगा, जिससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी बाहर के मार्केट से हो जाएगी। तो इस तरीके से दोनों में कुछ प्लस माइनस हैं। अब उसमें सबसे बेस्ट तरीका कौन होगा, ये कौन हमारा डिसाइड करेगा, ये आयोग डिसाइड करेगा, जो योजना बनाने के लिए नियुक्त कर दिया गया है। और ये आयोग एक इस तरीके से बना दिया गया कि इस पे लगभग अक्सर मीटिंग अब होती रहेगी और ये अपना बताते रहेंगे कि पैसा आपने अच्छा इतना जमा किया है। इनके पास हमेशा आप डेटा रहेगा कि आपने कितना पैसा जमा कर रखा है। उस पैसे के हिसाब से बताते रहेंगे कि क्या क्या चीज़ और पैसे की ज़रूरत है डेवलपमेंट के लिए, क्या क्या चीज़ हमें और डेवलप करना है, कैसे डेवलप करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में ये विचार करते रहेंगे। ठीक है। साथ ही साथ ये भी मॉनिटर भी करेंगे कि विकास कितना हो चुका, कितना डेवलपमेंट हो पाया। जैसे कि अगर मान लीजिए डिसाइड हुआ कि रोड बनना है, तो रोड बनने से कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये डिसीजन भी कौन लेगा, ये हमारा योजना आयोग ही ले रहा है। योजना बनाने का जो आयोग हमने बनाया ये लेगा। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए। अब इस आयोग की क्या खास बात है, खास बात इसकी ये है कि इसमें जो अध्यापक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है या फिर विद्वान या अर्थशास्त्री कोई भी है, इन लोगों की जवाबदेही किसी भी परिवार के प्रति डायरेक्टली नहीं है, इनकी कोई जवाबदेही ही नहीं है। और दूसरी चीज, इसमें और भी लोग ऐड होते जाएंगे धीरे धीरे और बड़ी बॉडी होती चली जाएगी, लेकिन इनकी किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो ऐसे इंडिपेंडेंट आदमी है, तो सिर्फ अपनी राय दे रहे हैं, आप फॉलो कीजिए ना फॉलो कीजिए आपके ऊपर है। लेकिन मुखिया इसमें और दो पार्षद हैं, ये पक्का मुहर लगाएंगे कि हाँ ठीक है हम इसको फॉलो करेंगे, तो इनकी जवाबदेही होगी हमेशा। इस चीज को एक ध्यान में रखने वाली बात है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि धीरे धीरे ये कार्यक्रम चलने लगा। ठीक है, विकास के लिए बहुत सारी नई नई योजनाएं बनाई गई। तो मान लीजिए एक और योजना बनाई गई, जैसे कि जो करंट में योजना है उससे रिलेट करके अपनी कहानी को हम लेकर चलेंगे। जैसे कि एक और योजना बनाई गई कि खुले में शौच करने के लिए लोग जाते हैं, तो ठीक नहीं है, अपने ही घर में शौचालय बनाएं, वो ज़्यादा सही बात होगी। ठीक है। और दूसरी चीज़, पानी पीने के लिए उन्होंने कहा कि जो है पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए पानी पीने के लिए आरओ का पानी लगाएंगे, सभी घरों में आरओ की व्यवस्था करी जाएगी, फिल्टर की व्यवस्था करी जाएगी। दो चीज़ें डिसाइड हुआ, मान लीजिए आयोग के द्वारा दो काम किए जाएंगे। एक तो
खुले में शौच मुक्त करेंगे, सबके घर में शौचालय बनवाएंगे। और दूसरा, आरओ वाला पानी पीने की व्यवस्था कराएंगे, सभी घरों में आरओ की व्यवस्था आपूर्ति कराई जाएगी। ठीक है, ये 2 काम करने के लिए डिसाइड कर लिया गया। ठीक है, अब दिक्कत की बात, मान लीजिए किसी परिवार के साथ वो दिक्कत आ रही है, उसको समस्या हो रही है। समस्या कैसे होती है कि मान लीजिए कि गांव में एक कुआं था और कुछ घरों में नल लगा हुआ है, तो कुछ घर वाले डायरेक्ट नल से पानी निकाल कर पीते हैं और कुछ घर वाले कुएं से पानी लाते हैं, उसी से नहाने धोने, बर्तन धुलने, सभी चीज़ों का उनका कार्यक्रम होता है। ठीक है, अब सभी घरों में ये बताया गया कि सभी घरों में शौचालय बनवाने की बात की जा रही है। 10 परिवार हैं, 10 परिवार में शौचालय बनवाया जाएगा। तो इसमें 10 परिवार में 4 परिवार ऐसे थे जो कुएं से पानी लाते थे। 4 परिवार कुएं से पानी लाते थे, उससे उनका दिन भर का काम निपटारा होता था। बाकी 6 परिवारों के पास नल लगा हुआ था, नल से वो सीधा पानी निकाल के इस्तेमाल करते थे। तो जिनके पास नल लगा हुआ था उनको पैसा दिया गया, उन्होंने टॉयलेट बनवाया, फट से बाथरूम बनवा लिया अपना। ठीक, उनका एक बन गया अपना सिस्टम। लेकिन बाकी जो 4 परिवार थे उनके लिए दिक्कत ये हो गई कि गांव वालों ने ये कहा कि यार आप वॉशरूम के लिए, अपना शौचालय बनवाने के लिए, उसमें भी जो पानी का आप इस्तेमाल करेंगे उसको आप भी यही कुएं से निकालेंगे और जो पिएंगे भी वो भी यही कुएं से निकालेंगे, तो ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा, इसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इस प्रॉब्लम के लिए क्या किया जाए? अब वो परिवार कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, उनके यहाँ शौचालय नहीं बन पाया, सिर्फ 6 ही परिवारों में बन पाया शौचालय। और 6 परिवारों में जो बना भी, उसमें 2 परिवारों में उन्होंने वो जो है एक जो सेफ्टी टैंक बनाया जाता है, सेफ्टी टैंक जहाँ पर शौचालय के बाद जो है कि अपशिष्ट पदार्थ एक टैंक में जाकर इकट्ठा होता रहता है, तो टैंक जो बनाया जाता है, तो 2 परिवारों ने तो जो है ठीक ठीक बनवा लिया, लेकिन बाकी 6 परिवारों ने जिन्होंने शौचालय बनवाया, 2 परिवारों ने तो ठीक ठीक बनवा लिया और बाकी जो 4 परिवार थे उनको आइडिया नहीं था, तो उसमें 2 परिवार वालों ने तो सेफ्टी का कोई टैंक ही नहीं बनवाया। अब उनका जो अपशिष्ट पदार्थ है वो वहीं इकट्ठा होने लगा, तो वो धीरे धीरे वहाँ पर बदबू, दुर्गंध और पानी भरने की समस्या, ये सारी समस्या आ गई। तो उन्होंने उसको वैसे ही बंद कर दिया, वहाँ जाना ही बंद कर दिया, यानी कि वो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, उसका यूज ही नहीं हो रहा है, वो बाहर ही जाते हैं। फिर दूसरी दिक्कत क्या आई कि 2 परिवारों ने अपना मतलब निकलने का, अपशिष्ट पदार्थ निकलने का रास्ता तो बनाया, लेकिन उसे अपने पड़ोसी के खेत में खोल दिया। तो पड़ोसी के खेत में खोल दिया, पड़ोसी को दिक्कत हो रही है, वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तो एक तरीके से विकास के बजाय यहाँ पर हो गया पैसे का पूरा पूरा वेस्टेज हो गया, और जो हम पर्पज चाहते थे वो पूरा नहीं हो पाया। और परिवारों की अब कोई जवाबदेही भी नहीं है। जिन लोगों को पैसा अलॉट करना था उन्होंने तो कह दिया यार हमने पैसा दे दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब ये बड़ी समस्या की बात हो गई। तो इनकी सुनवाई कौन करे, इनकी परेशानी कौन देखे, इसके लिए एक और गांव के मुखिया ने कहा कि इसके लिए यार एक और हमें जो है परिषद बनानी पड़ेगी, एक ऐसे राष्ट्रीय विकास परिषद टाइप का कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि विकास का कार्यक्रम है, तो एक विकास परिषद हम बनाएंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि हम एक विकास परिषद बनाएंगे।
विकास परिषद में क्या होगा, विकास परिषद अभी अगर होती तो जो यहाँ पर जिन लोगों ने डिस्कशन किया है, आयोग के जो लोग हैं जिन्होंने निर्णय लिया है, इन लोगों के साथ अगर परिवार का भी एक एक सदस्य हो जाता तो अभी वो बता देता कि क्या क्या समस्या है। तो विकास परिषद में भी हेड तो मुखिया ही रहा, फिर हर एक परिवार का एक हेड आ गया, हर एक परिवार का एक रिप्रेजेंटेटिव, परिवार का रिप्रेजेंटेटिव या फिर परिवार का निधि, प्रतिनिधि। ठीक है, एक परिवार का प्रतिनिधि, इसमें हमने सब परिवारों से ऐड करा दिया। इसके साथ साथ जो ये आयोग के जितने सदस्य उन सबको डाल दिया। आयोग के सारे सदस्य क्यों डाल दिए, क्योंकि दो चीजें हैं, प्लान इन्हीं को बनाना है, और ये जो परिवार के प्रतिनिधि है वो खाली समस्या तो बता पाएंगे, इनके पास सोल्यूशन थोड़ी ना है, नहीं तो ये पहले ही डिसाइड कर लेते चीजें। तो इसमें सॉल्यूशन बताने वाले फिर वही लोग चाहिए, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, विद्वान, अर्थशास्त्री, ऐसे लोग ही चाहिए फिर क्या करने के लिए, समस्या का निजात करने के लिए। तो हमारे विकास परिषद की ये है रूपरेखा, ये हो गया विकास परिषद की रूपरेखा। आप इस चीज को नोट कर लीजिए। तो अब ये लोग हर एक परिवार के प्रतिनिधि, अब ये इनका बढ़िया हो गया काम। अब ये बता देंगे कि देखिए जो है हमारे यहाँ ये समस्या आ रही है, तो कहेगा ठीक है आपके यहाँ नल नहीं है तो बाकी 4 परिवारों के लिए नल भी लगवाने के लिए हम फंड अलॉट किए देते हैं। दूसरी चीज, इंजीनियर है, उसने बताया कि सब लोग सेफ्टी टैंक बनवाना कोई डिफिकल्ट बात थोड़ी ना है, सबके यहाँ सेफ्टी टैंक बनवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सबके यहाँ बढ़िया टॉयलेट बन गई, फर्स्ट क्लास शौचालय यूज होने लगा। ये है विकास एक्चुअल में हो पाया। जब क्या हो गया, दो चीजें हमारे पास हो गई, आयोग भी हो गया और विकास परिषद भी हो गया। लेकिन अब थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे, थोड़ा सा पास्ट की हिस्ट्री में जाएंगे। जब 10 परिवारों ने ये सोचा था कि हम पैसा इकट्ठा करेंगे, ठीक है, मतलब कि पैसा इकट्ठा करेंगे विकास के लिए, तो उनके दिमाग में एक बात और थी कि मान लीजिए कभी किसी के घर पे कोई शादी का फंक्शन पड़ा, कोई प्रोग्राम पड़ा, कोई चीज पड़ी, तो उसके लिए हम ये जो पैसा इकट्ठा करेंगे, या किसी के यहाँ सूखा पड़ गया, या किसी की फसल बाई चांस खराब हो गई, किसी के यहाँ कोई बीमार पड़ गया, तो उनकी मदद के लिए भी इस फंड को हम डिफरेंट लोगों को अलॉट करवाएंगे। ठीक, और इससे क्या होगा, हम जो विकास के रास्ते पे चलेंगे उसमें कोई बाधा कभी नहीं आ पाएगी। तो इसके लिए एक इन्होंने और आयोग पहले से ही बना रखा था, वित्त आयोग। वित्त आयोग में मान लीजिए कि बाहर से पढ़े लिखे समझ लीजिए मैनेजर्स ला करके रख दिए थे, कुछ मैनेजर्स थे, बहुत छोटा सा विभाग था ये, उसका काम बस ये था कि कितना पैसा जमा हुआ है इसका आप लेखा जोखा करें। इनका काम ये था कि कितना पैसा, कितना धन जमा है इसका लेखा जोखा करें, प्लस किसको कितना देना है, इसका भी लेखा जोखा करें। तो ये वित्त आयोग का ये काम था कि कितना पैसा जमा है, कहाँ क्या खर्च किए, इसका हम लेखा जोखा करेंगे, जिससे कोई घपलेबाजी नहीं हो पाएगी और सही जगह पर पैसा हम दे पाएंगे। अब क्या हुआ कि हमने एक आयोग बना लिया, योजना आयोग।
मान लीजिए कि एक योजना आयोग हमने जो बना लिया, आप मान क्या लीजिए, बना ही लिया। अब वो खुद ही बताने लगा, विकास के मान लीजिए 3 कार्यक्रम आए, तो उसने कह दिया कि अच्छा ऐसा करिए, 10 लाख रुपए यहाँ पर दे दीजिए, 2 लाख रुपए यहाँ पर दे दीजिए, 3 लाख रुपए यहाँ पर दे दीजिए। तो वित्त आयोग एक तरीके से वर्थलेस हो गया, इसका तो कोई उपयोग ही नहीं रह गया, ये तो कुछ बताने लायक ही नहीं रह गया। ठीक है, ये दिक्कत की बात आ गई। अब आगे समस्याएं क्या क्या आ रही हैं, ये चीज आप देखिए। तो पहली समस्या तो ये आ गई कि किसको कितना पैसा देना है, ये हमको वित्त आयोग से पता करना था। वित्त आयोग का एक तरीके से नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, ये तो कोई काम ही नहीं कर रहा है, भले ये सिर्फ बैठ के इनके क्लर्क मैनेजर सैलरी उठा रहे हैं और उनके पास काम तो कुछ ही नहीं रह गया। क्योंकि आयोग जो हमारा योजना बनाने वाला था वही बता देने लगा कि यहाँ पर इतना पैसा लगाइए, वहाँ पर इतना, और हम उसकी बात ऑफिशियल नहीं थी लेकिन उसकी बात हम एज इट इज मानने लगे, उसने जो कहा वैसा करने लगे। जैसे कि उसने कहा कि ऐसा करिए, इस बार 5 लाख रुपए जमा हुए हैं, इसमें में से हम ऐसा करेंगे कि 2 लाख रुपए सबके यहाँ आरओ लगवाने में लगा देंगे और 3 लाख रुपए शौचालय बनवाने में लगा देंगे। शौचालय भी बन गया और सबके यहाँ आरओ भी लग गया, दोनों काम हो गए और बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन वित्त आयोग का तो कोई उपयोग नहीं रह गया इसमें। दूसरी एक समस्या आई कि जैसे जैसे विकास का क्रम आगे बढ़ा, जैसे जैसे, थोड़ा स्क्रीन को ऊपर उठाएंगे, जैसे जैसे विकास बढ़ा तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे थे, बच्चे शिक्षित होते चले गए, बच्चे शिक्षित हो गए। अब जब बच्चे पढ़े लिखे हो गए तो उन्होंने क्या कहा कि देखिए हम लोग ऐसा करेंगे अब कि हम लोग जो पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है, उससे हम डेवलपमेंट का काम करा रहे हैं। जैसे कि पैसा हमने जमा किया, उससे हमने सबके घर में शौचालय बनवा दिया, उससे हमने दुनिया भर की नोटंकी सब काम करवा रहे हैं। तो ऐसा करेंगे अब कि जो पैसा जमा होगा उसका खर्चा, मान लीजिए कि बच्चे शिक्षित हो गए प्लस अस्पताल बन गया प्लस स्कूल बन गया प्लस बैंक बन गया, आदि चीजें बन गई। तो अब जब बच्चे जो शिक्षित हो गए उन्होंने कहा कि स्कूल में, अस्पताल में जो लोग काम कर रहे हैं, जो हम पैसा जमा करते हैं इनकी तनख्वाह में हम देते हैं, स्कूल वालों की तनख्वाह में हम पैसा देते हैं, बैंक वालों की तनख्वाह में हम पैसा देते हैं, आदि आदि जगहों पर हम पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ चुनाव करवाते हैं मुखिया का, हर साल उसमें पैसा आदि खर्च होता है। साथ ही साथ अपने गांव की रक्षा के लिए, चोरी डकैती यहाँ पर ना हो इसके लिए इन्होंने कुछ पहरेदार आदि लिए। उनकी तनख्वाह आदि में पैसा इन्होंने देना, खर्च करना शुरू कर दिया। तो अब इन्होंने कहा कि देखिए हम इन सब जगहों पे जहां पैसा दे रहे हैं वहां पर पैसा तो देंगे, क्योंकि इन सब लोग की तनख्वाह में पैसा देना भी जरूरी है, तो वहां तो पैसा देंगे। लेकिन जैसे कहीं किसी के यहाँ आरओ बनवाने लगे, किसी के यहाँ जो है ये सब काम करने लगे, कौन सा काम की जो है किसी के यहाँ शौचालय बनवाने लगे, इसमें जो पैसा हम खर्च करते थे वो पैसा में पैसा नहीं खर्च होगा। ये
नए जनरेशन के बच्चों ने ऐसा डिसाइड किया कि भाई इन सब चीज़ों में पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के पास खुद पैसा हो वो बनवाए, अपना काम करे। अब सभी परिवार इतने समर्थ हो गए हैं कि अब वो अपना ये सब काम खुद देख सकते हैं। हम सिर्फ जिस जगह ज़रूरी है वहाँ पर पैसा देंगे, प्लस कोई नया बिजनेस अगर शुरू करना चाहता है ये सारी चीज़ें, तो उनको लोन वगैरह में हम पैसा देंगे, और हम और पैसा नहीं देंगे फर्जी चीज़ों में। इसको इन्होंने कह दिया फर्जी चीज़ों में हम पैसा नहीं देंगे। तो फिर एक सवाल खड़ा होकर आ गया हमारे सामने, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होकर आ गया। प्रश्न चिन्ह क्या आ गया कि जब इन सब जगह आपको पैसा देना ही नहीं है तो फिर जो योजना आयोग है उसकी क्या ज़रूरत रहेगी? उसको तो कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई। उसका तो यही काम ही था कि ये डिसाइड करे कहाँ कहाँ पैसा देना है। आपने कह दिया हमें कहीं पैसा ही नहीं देना है, तो उसकी ज़रूरत एक तरीके से ख़त्म हो गई। एक नए ऐसे आयोग की अब ज़रूरत आ गई कि जो ये न डिसाइड करे कि कहाँ पर किसे पैसा देना है, बल्कि कुछ पैसा ऐसे ही सारे परिवारों को थोड़ा थोड़ा पैसा पकड़ा दिया उधार के तौर पर, और वो अपना विकास करें, इसके बाद मुनाफे के साथ ला करके फिर गांव के राजकोष में जमा करें। राजकोष एक तरीके से फिस्कल कंसोलिडेशन करें, फिस्कल बढ़ाएं देश का या गांव का। साथ ही साथ विकास परिषद में ये आयोग के लोग थे जो वो क्या करते थे कि जो प्लान यहाँ पर बनाते थे वही प्लान वहाँ पर जाकर डिस्कस करते। तो आयोग को प्लान बनाना नहीं रह गया। फिर भी कोई समस्या परिवार की हो सकती है, तो विकास परिषद में भी थोड़ा सा इन्होंने चेंज करने के लिए सोचा कि ठीक है विकास परिषद में ऐसा करेंगे कि अब आयोग के जो लोग हैं उनको हटा देंगे। किसी परिवार के ऊपर अचानक कोई संकट आ गया कि मान लीजिए किसी परिवार में किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, तो उसका इलाज करना है, तो विकास परिषद में वो आएगा और डिस्कशन करेगा हमको पैसा चाहिए, उसे उधार के तौर पर पैसा दे दिया जाएगा और धीरे धीरे चुकाता रहेगा, और उसके यहाँ जिसको कैंसर उसका इलाज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नई नई डिसाइड की गई। इस तरीके से अब अर्थव्यवस्था रन करेगी, ये डिसीजन हो गया। और अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये बिल्कुल भारत के अर्थव्यवस्था को मैंने आपको पूरा एक तरीके से समझा दिया है, लेकिन इसको मैंने गांव के स्तर पर समझाया। अब इसको मैं अभी ब्रॉड करूंगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, एकदम समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ मैंने कही है। यहाँ पर जो मैंने आपको गांव बनाया है, जो गांव बताया है उसे आप समझ लीजिए कि देश है वो, ठीक है। और जो मैंने परिवार बताए हैं, परिवार को आप समझ लीजिए कि राज्य है, ठीक है। यही आप सब चेंज कर दीजिए दिमाग में अपने। तो यहां पर जो मुखिया था वो हमारे देश का क्या हो गया? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, पीएम, ठीक है। अब जो परिवार था यानी कि जो राज्य थे उनके जो मुखिया थे या उनके जो प्रतिनिधि थे विकास परिषद में, ठीक है, उनके जो प्रतिनिधि विकास परिषद में थे वो कौन होंगे? वो प्रतिनिधि होंगे चीफ मिनिस्टर्स। साथ ही साथ मुखिया की एक परिषद थी, तो मुखिया की परिषद मतलब पीएम की अब काउंसिल जो होगी वो कैबिनेट मिनिस्ट्री होगी, ठीक है, या फिर पूरी संसद समझ लीजिए, संसद। और मुख्यतः ये कैबिनेट, मुख्यतः कैबिनेट की बात करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या बन के आया, निकल के आया हमारा, इन लोगों से बनेगा एक योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी है योजना आयोग का स्ट्रक्चर क्या होता है। सन 1950 में बना था, उसका स्ट्रक्चर आप देखिए और इससे मैच करिए
तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि उसका चेयरमैन होता है प्रधानमंत्री, मुखिया के तरीके से। साथ में उसमें कैबिनेट के 1-2 मिनिस्टर्स, 6 मिनिस्टर्स जिनका हमने नाम बताया था, 6 मिनिस्टर्स उसके मेंबर होते हैं। उसके साथ साथ उसमें पढ़े लिखे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और धीरे धीरे ये बॉडी और बढ़ती चली हो गई। जैसे हमने बताया था कि जैसे और भी लोग बढ़ते चले गए, एक ऑफिशियल बहुत ज़्यादा बॉडी नहीं है ये, लेकिन इस बॉडी ने ही सारे फंक्शंस अपने अंदर एडॉप्ट कर लिए, सारा काम यही बॉडी करने लगी। इसका क्या क्या काम हो गया कि एक तो योजना बनाना, साथ ही साथ कौन सी रिसोर्सेज हमारे देश में कम है, कौन से संसाधन कम है, कौन कौन संसाधन और इकट्ठा करना, ये सारी चीज़ें बताने लगी। साथ ही साथ स्टेज वाइज डेवलपमेंट, मतलब हमने एक योजना बनाई, वो कितना अभी तक सफल हो गई है, कितना और इसमें काम करना, ये सारी चीज़ें इसने बताना शुरू कर दिया। साथ ही साथ इसके ये भी इसने बताया कि और हम किस तरीके से चीज़ों को और क्रिस्प कर सकते हैं और डेवलपमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें सब समझदार लोग थे। सन 2002 में योजना आयोग को एक और कार्य सौंपा गया और वो कार्य था मॉनिटरिंग का काम। मॉनिटर करना मतलब हमने योजना बनाई है वो कितने हद तक डेवलप हो गई है, इस चीज़ को हमको कितने हद तक एग्जीक्यूट हो गए, कितना वो मतलब आगे बढ़ चुकी है योजना, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कशन होने लगा। साथ ही साथ धीरे धीरे आपको मैंने बताया ही है कि जैसे जैसे मार्केट अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था बढ़ती गई, आगे आप देखेंगे जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए हमारे देश में, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म में प्राइवेटाइजेशन पर जोर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन पर आज भी जोर दिया जा रहा है। तो जैसे जैसे प्राइवेट चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, जब चीज़ सरकारी है तब तो उसमें प्लानिंग की ज़रूरत है। सरकारी आदमी प्लानिंग करेगा कि उसके अंडर में, सरकार के अंडर में सब कुछ है, तो सरकार प्लान करेगी अच्छा ठीक है हम ऐसे ऐसे चीज़ों को करेंगे। जब सरकार के अंडर से बाहर चीज़ चली गई, प्राइवेट के हाथ में चली गई, तो प्राइवेट के लिए सरकार भला क्या प्लान कर सकती है, कोई चीज़ प्लान नहीं कर सकती। तो इसलिए एक ये बात आ गई कि अब प्लानिंग कमीशन को बदलने की ज़रूरत है। तो आप आगे देखेंगे प्लानिंग कमीशन को बदल के नीति आयोग बना दिया गया। साथ ही साथ जैसे हमने आपको बताया एक विकास परिषद की बात, तो एक राष्ट्रीय विकास परिषद है। इसे और कह सकते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एनडीसी। एनडीसी की स्थापना 1952 में हुई थी। 1952 में इसको बनाया गया था 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1952 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनी थी। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का क्या काम था कि ये एक स्टेट और सेंटर के बीच में लिंक बनाती थी। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण देकर बताया कि कुछ समस्याएं थी जो परिवार वालों के पास थी, लेकिन वह समस्याएं परिवार वालों के पास थी और परिवार वालों को पता थी, और उसकी सुनवाई केंद्र में यानी मुखिया के काउंसिल में कैसे की जाए, कैसे मुखिया तक वो सारी बातें पहुँचे, उसके लिए एक परिषद बनाने की ज़रूरत पड़ गई। इसे आप बड़े स्तर पर देखेंगे तो देश में जैसे योजना आयोग योजना बना रहा है, अब किसी स्टेट में उस योजना को लागू करने में कोई समस्या है तो योजना आयोग तो उस चीज़ को सिर्फ योजना बनाकर बता देगा, लागू कराने जाएगा नहीं। लागू कराने के लिए कोई एक काउंसिल होनी चाहिए, और वो काउंसिल का काम किया हमारे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 6 अगस्त 1952 को बनी। इसका काम यही था कि इसमें सारे जो चीफ मिनिस्टर्स थे वो इसके साथ साथ आयोग के सारे लोग बैठते थे और विचार विमर्श करते थे कि कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। लेकिन अब इसमें दिक्कत की बात क्या हो गई? दिक्कत की बात ये हो गई कि मान लीजिए सेंटर में कांग्रेस की सरकार है,
तो योजना आयोग में ज़्यादातर कांग्रेस के पक्ष में बातें की जाएंगी, और योजना आयोग के ही मेंबर्स चूंकि विकास परिषद में भी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में भी हैं, इसलिए वो भी वही सारी बातें करेंगे जो योजना आयोग बातें कर रहा है। ठीक है, तो जब विकास परिषद वाले कांग्रेस की ही बातें करेंगे क्योंकि योजना आयोग कांग्रेस की बातें कर रहा है, तो ऐसे राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं है उनकी बात की सुनवाई नहीं होगी। इस बात को मैंने आपको बहुत ध्यान से नहीं बताया कि मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि पार्शियलिटी वाली बात आने लगी। इस पार्शियलिटी को खत्म करने के लिए बाद में जब योजना आयोग को कन्वर्ट करके आप देखेंगे नीति आयोग बनाया गया, नीति आयोग बनाया गया, तब इस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को खत्म करके गवर्निंग काउंसिल बनाई गई। गवर्निंग काउंसिल में आप यही देखेंगे कि इसमें सिर्फ आयोग के मेंबर को हटा दिया है, इसमें सिर्फ चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं, ये आपस में डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब ये आपस में डिस्कस करते हैं तो ये ठीक ठीक डिस्कस कर लेते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं रहती है बातों में। तो इस तरीके से आप आई होप कि काफ़ी कॉन्सेप्ट अभी तक समझ पाए होंगे। इसके साथ एक लास्ट चीज़ मैं अभी इस लेक्चर में और बताऊंगा कि एक मैंने आपको वित्त आयोग के बारे में बताया कि कितना धन जमा करना है, किसको देना है। तो मैं आपको ये बताऊं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि हमारे संविधान में वित्त आयोग के बारे में पूरा जिक्र है कि एक वित्त आयोग होगा जो कितना धन जमा करना है, किस विकास कार्य में या कहाँ पर क्या पैसा लगाना है, ये सब डिसीजन लेगा। लेकिन योजना आयोग के बनने के चलते वित्त आयोग का बिल्कुल से काम खत्म हो गया। वित्त आयोग हमेशा हर साल अपनी एक फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आती है, हर साल फाइनेंस कमीशन एक रिपोर्ट निकालता है। लेकिन यही दिक्कत की बात है कि फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट फाइनेंस कमीशन हर साल अपनी रिपोर्ट निकालता है, लेकिन फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, इसकी रिपोर्ट की वैल्यू नहीं है। बस अब तक के अगर सारे कार्यों में देखा जाए फाइनेंस कमीशन का, तो उसने यही काम किया है कि जो पैसा फंड अलॉट होता है, फंड अलॉट करने में इसमें जो राज्य का शेयर होता है फंड का, यानी कि पहले सेंटर को 60% जितना भी हमारे पास टैक्स कलेक्ट हुआ उसका फंड का 60% पैसा सेंटर को मिल गया, 40% राज्यों को दिया गया। तो धीरे धीरे हर एक फाइनेंस कमीशन जो आती गई उसने स्टेट का शेयर बढ़ाया, यानी राज्य का शेयर बढ़ाया, उसमें राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा फंड देना शुरू किया कि राज्य अपने तरफ से अपने मन के हिसाब से विकास कर पाए, जिस तरीके से एक डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकृत विकास हो सके। और इसके बारे में हम और आगे डिटेल में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम्पल को आप एक बार और अपने मन में दोहराइए, रिवाइज कीजिए, और इसके बारे में हम आपसे और आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगले लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे कि हमारे जो है देश में जो भी पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं आज तक की, उन सारी योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। और वो यही योजना आयोग पंचवर्षीय योजना लेकर आता है। तो उस हम योजना आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे कि योजना आयोग क्या क्या पंचवर्षीय योजनाएं लेकर आया है। जैसे कि आपको बताया हमने 2-3 योजनाएं कि आयोग जो गांव के लिए योजनाएं लेकर आया कि अब एक साल सोचा कि क्या नाम से स्कूल बनवा दिया जाए, ट्रांसपोर्टेशन बनवा दिया जाए, अस्पताल बनवा दिया जाए, ऐसे ऐसे विभिन्न योजनाएं लेकर आया। तो हमारे देश में आज तक लगभग आप देखेंगे पाएंगे कि 11-12 पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी हैं। तो उन 12 पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या बातें कही गई, क्या क्या नई चीज़ें लेकर आए, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक बार फिर देखेंगे कि प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल,
फाइनेंस कमीशन, इन सारी चीज़ों में क्या है, कैसे दिक्कतें हुई, कैसे चेंज हुए, कैसे सुधार हुए, एक दो और काउंसिल्स के बारे में भी जानेंगे। और साथ में अगले लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि कैसे योजनाएं लागू करती है केंद्र सरकार, कैसे योजनाएं बनाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।